गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और कोऑर्डिनेशन वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में बता रहे हैं। यह हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट्स हैं। और इसमें इसके पहले मैंने जो है एक फर्स्ट पार्ट में लिगेंड्स के टोटल टाइप्स के बारे में बताए थे। उसका शुरू से लेकर के लिगेंड्स के पार्ट्स तक का उसमें एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद अब हम आज जो बता रहे हैं वह क्या है, हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसको पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक्चुअली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्चुअली इसको सिडविक ने कैलकुलेट किया, यानी सिडविक साइंटिस्ट था। सिडविक ने इस इफेक्टिव नंबर को कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड और गिवन। सबसे पहले उसने इफेक्टिव नंबर को उसी ने सबसे पहले कैलकुलेट किया और उसी को प्रपोज किया। इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में उन्होंने ये कहा कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम्स हैं, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसके पास, इस सेंट्रल मेटल एटम्स के पास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और आफ्टर डोनेटिंग electron pairs from ligands इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लिगेंड्स जितना इलेक्ट्रॉन दिया, साथ ही साथ इस सेंट्रल मेटल एटम और आयन के पास जितना भी इलेक्ट्रॉन पहले से है, उस टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब जैसे सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसमें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। साथ ही साथ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्ट कर रहा है कि अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास कितने होंगे, वही क्या हो गया उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ गए। अब इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसने एक फॉर्मूला दिया कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है मेटल का, उसको लेते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, जो भी सेंट्रल मेटल है उसका जो है हम क्या लेते हैं, एटॉमिक नंबर, और माइनस उस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जिसके बाद वह लिगेंड के साथ जुड़ा। यानी एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और माइनस क्या करना है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद लिगेंड क्या देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो इसके बाद क्या है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लिख सकते हैं 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है तो 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। तो जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उसका डबल इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल को जाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर और 2 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय
डोनेटेड बाय लिगेंड्स हो गया, और सेंट्रल मेटल के पास इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद यानी आयन के केस में वह कितना इलेक्ट्रॉन है और ये कितना दे रहा है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन के पास कितने हैं, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इसको हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कह रहा है, उसने सिडविक ने कहा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज नियर टू क्लोज टू, किसके क्लोज है, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोज टू इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके नजदीक है या इसके बराबर है, तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। अब एक एग्जांपल लेकर के इसी फॉर्म को हम दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल में K4 FeCN6, अब ये एग्जांपल मैंने लिया, इसमें सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर देखना है इस फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयरन का कितना होता है 26, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 6 - 4 प्लस, तो 2 माइनस हुआ, उधर जाएगा 2 प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर रहे हैं, ये हो गया हमारा, ये तो किसके पास है, सेंट्रल मेटल के पास। और यह लिगेंड कितना दे रहा है, लिगेंड हमारा क्या है, डोनर एटम 1 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, तो 2 × 6 ये इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, लिगेंड्स दे रहा है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा कितना हो गया 24 और इधर 12, दैट इज 36। 36 किसका होता है, दैट इज क्रिप्टन। इसका मतलब क्या है, ये जो 36 है यह क्या फॉलो करता है, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दिस कंपाउंड इज स्टेबल। इसके बारे में उसने बताया। दूसरा एग्जांपल्स अगर हम ले लें, दैट इज K2PtCl6, K2PtCl6 अगर हम इस कंपाउंड को लेते हैं तो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालना है। तो हमारा जो प्लेटिनम है उसका एटॉमिक नंबर हमको देखना है कि प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ये होता है 78, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 - 2 प्लस, तो 4 माइनस हुआ, और दूसरी तरफ जाएगा +4, यानी इसमें 4 माइनस करते हैं, ये हो गया 78 - 4। अब लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसमें लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 2 × 6। अब इसको करेंगे तो 74 + 12 कितने हो गए 86 हो गए, और यह 86 किसके बराबर हुआ, क्रिप्टन के बाद रेडन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, क्या हो गया, यानी यह क्या है इनर्ट गैस, और यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा वह इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बताता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस तरह से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालते हैं। तो समझ गए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स ने भी
1893 तक में वार्नर्स जो है, अल्फ्रेड वार्नर, ये 1893 में उसने क्या दिया, एक थ्योरी दिया। उसने बहुत सारे कंपाउंड को प्रिपेयर किया। कंपाउंड किसका हुआ, एमिन्स ऑफ कोबाल्ट, प्लेटिनम, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड को उसने बनाया और इसके बारे में स्टडी किया। इसमें उसने स्टडी किया नेचर ऑफ बॉन्डिंग, किस तरह के बॉन्डिंग बनेंगे, आयनिक बॉन्डिंग बनेंगे या दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग्स के बारे में उसने स्टडी किया एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी उसने स्टडी किया और एक कोऑर्डिनेशन थ्योरी दिया जिसको हम क्या कहते हैं, वार्नर्स, इसको हम क्या कहते हैं, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इस थ्योरी को उसने दिया, इस थ्योरी को उसने प्रपोज किया। तो मेन जो पॉइंट्स था उस थ्योरी में उसने क्या क्या दिया, स्टडी करने के बाद उस थ्योरी का मेन फीचर क्या था। तो उसने मेन फीचर के बारे में बताया कि उस थ्योरी का मेन फीचर क्या है, मेन फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्योरी, कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के मेन फीचर्स क्या थे। उसने कहा फर्स्ट में कि सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, ये इन ए कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम्स हैं, है ना, यह दो तरह की वैलेंसी शो करता है। पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, दो तरह की वैलेंसीज यह शो करती है। वह कौन कौन सी वैलेंसीज है, उसने पहला बताया कि प्राइमरी वैलेंसी, इस वैलेंसी को उसने आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहा और आयोनाइजेबल वैलेंसी, और इसको हम आयनिक वैलेंसी भी कह सकते हैं, आयनिक वैलेंसी। इसका मतलब है कि यह आयंस के फॉर्म में चेंज होता है। आयंस के कारण जितनी भी उसके ऊपर वैलेंसी आती है वह क्या है, उसका प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी, सेंट्रल मेटल एटम पोजेस सेकेंडरी वैलेंसी, यानी इसको हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी ये भी कह सकते हैं। जैसे ये अगर आयोनाइजेबल वैलेंसी है तो ये क्या हो गया, नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइज नहीं होते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसीज वो क्या है, एक तरह का जो है अलग तरह का, यानी एक तरह का बॉन्ड बनेगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसको हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं, यानी दो तरह की वैलेंसी शो करता है। तो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा कि दो तरह की सेंट्रल मेटल जो एटम है वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, आयोनाइजेबल वैलेंसी है, और सेकेंडरी क्या है, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी में। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट क्या है, जो प्राइमरी वैलेंसीज है वह क्या है, आयनाइजेबल है। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी कोरस्पॉन्ड्स या रिप्रेजेंट्स इसको रिप्रेजेंट्स करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और इसके बाद यानी प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये तो बोला जाता है। अब जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल है CONH3 एंड हियर Cl2। अगर एक एग्जाम्पल हम ले लें तो इसमें अगर इसको आयनाइज होगा तो ये क्या होगा, CONH3 5Cl and Cl2 प्लस एंड 2Cl माइनस, ये आयनाइज होकर के बने, आयनाइज होगा तो ये 2Cl माइनस यही आयनाइज हुआ और यही उसकी वैलेंसी हो गई, प्राइमरी वैलेंसी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी क्या हुआ, 2Cl माइनस, ये आयनाइज हो गया, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसीज है। लेकिन कह रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हमारा, दैट इज +3 होता है। और यहां पर आयनाइजेबल वैलेंसी कितनी हो गई, इसको 2 हो गया, आयनाइजेबल हो गया 2 + 2, 2 वैलेंसी इसकी हो गई। तो प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली नॉट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम्स 2 आयन्स बनाते हैं, ये क्या है, आयनाइजेबल वैलेंसी। तो ये तो आयनाइज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुटा हुआ है। तो आयनाइज तो 2 क्लोरीन ही होंगे, ये 2 क्लोरीन ही, इसलिए यहाँ पर आयनाइजेबल वैलेंसी तो 2 ही हुआ, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ 3 होता है इसका। इस तरह से प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इसमें कुछ गलतफहमियां हैं, लेकिन उन्होंने यही लिया, क्या लिया कि प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम्स। और सेकेंडरी वैलेंसी, अब ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 5 और 1 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 क्या हुआ, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया, 6। और प्राइमरी वैलेंसी किसका 2 ही हुआ उस आधार पे। तो सेकेंडरी वैलेंसी यह एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है जिसको कि हम मानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। और इसमें आप देख भी सकते हैं। अब यहां पर तीसरा पॉइंट उसने क्या दिया, तीसरा पॉइंट उसने दिया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी जो भी है आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी 2 डिग्री वैलेंसी बाय सॉलिड लाइन, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन।
ये थर्ड पॉइंट उसने दिया कि जो क्यों करते हैं डॉटेड लाइन से, क्योंकि यह क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। तो इसको पॉइंट में बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कर सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आर नॉन डायरेक्शनल, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होते, नॉन डायरेक्शनल। whereas secondary valencies are directional, whereas secondary valency क्या है, valencies are directional, ये डायरेक्शनल होते हैं। अब इसी के थ्रू हम नेक्स्ट पॉइंट भी बना सकते हैं कि जब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, तो प्राइमरी वैलेंसी डज नॉट डिटरमाइन द शेप। सो प्राइमरी वैलेंसीज डू नॉट डिटरमाइन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को नहीं बताता, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है हमारा, डायरेक्शनल। इट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसीज रिप्रेजेंट्स या डिटरमाइंस क्या बताते हैं, डिटरमाइंस द डिफिनिट ज्योमेट्री और शेप, डिफिनिट ज्योमेट्री और शेप ये बताते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो मेन फीचर्स हैं, मेन पोस्टुलेट्स हैं, जो कि वर्नर्स ने दिया था, इन को पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। इसी एग्जाम्पल्स में जैसे मान लो एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं PTNH3 होल 4 होल 6 Cl2, अगर ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसने बताया। अब यहाँ पर ये क्या करता है, प्राइमरी वैलेंसी शो करता है, और ये क्या करता है, सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है। अब इसी के थ्रू हम देखते हैं कि ये क्या है हमारा डायरेक्शनल। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6, इसलिए इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप। अब इसका शेप बनाते हैं तो PT, अब ये जो है हमारा शेप हो गया। अब यहाँ पर NH3 और NH3, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर प्लेटिनम का सेकेंडरी वैलेंसी कितने हो गए, 6, जो कि डायरेक्शन में है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और इसके कारण यह क्या देता है, शेप देता है। क्या देता है, शेप। कौन सा शेप हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप। इस तरह से भी ऑक्टाहेड्रल शेप बन गया, ऑक्टाहेड्रल शेप। ये डायरेक्शनल हुआ। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, नॉन डायरेक्शनल है। ये Cl2 कहीं पर भी जो है इस तरह से Cl इधर भी डॉटेड लाइन से हम दिखा सकते हैं। इसको डॉटेड लाइन से दिखाना होगा क्योंकि ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। ये कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, ये नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन यही जो इसका सेकेंडरी वैलेंसी है, ये क्या देता है, शेप, जिसका शेप क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो ये कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो वर्नर्स ने दिया, इसके सारे पोस्टुलेट्स हो गए, पॉइंट्स हो गए, और इसको आप जो है अच्छी तरह से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और
इसको दूसरे स्टूडेंट को भी बोलेंगे, शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद रहेगा। थैंक यू।